सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच्चा प्रेम समाज के इन कड़े और दोहरे मानदंडों को कभी हरा सकता है, या फिर समय का जो चक्र है वो अंततः हर जुनून और हर याद को मिटा ही देता है? ये बहुत ही गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी दो कब्रें पर बात करने वाले हैं। ये कहानी मानसरोवर भाग 4 से ली गई है। हाँ, और ये चर्चा शुरू करने से पहले अरे हाँ, श्रोताओं से एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार जरूर साझा करें। बिल्कुल, आपके कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज का हमारा उद्देश्य इस कहानी के मूल संदेश को समझना है। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, मतलब ये समाज के पाखंड और इंसानी फितरत का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खामोश लेकिन विद्रोही दृश्य से होती है। कुंवर रणवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जी, जो पिछले 15 सालों से बिना नागा हर शाम एक कब्र पर जाते हैं। 15 साल मतलब ये कोई छोटे अवधि नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उस कब्र को फूलों से सजाते हैं, अपने आंसुओं से सींचते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कब्र किसी रानी की नहीं है, ये ज़ोहरा की कब्र है। जो कि एक तवाइफ थी, एक वेश्या। हाँ, दुनिया की नज़र में वो एक वैश्य थी, लेकिन कुंवर साहब के लिए वो एक देवी थी, जिसने उनके जीवन को मतलब स्वर्ग बना दिया था। इस उपासना में ज़ोहरा की बेटी सुलोचना भी उनके साथ होती है। जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ती है। जी। और वहीं सुलोचना को रामेंद्र नाम का एक लड़का पसंद करता है। तो एक दिन रामेंद्र कब्र के पास आता है और बहुत ही कुतूहल से पूछता है कि क्या ये किसी महात्मा की समाधि है? और कुंवर का जवाब यहाँ बहुत ही शानदार है। एकदम। कुंवर बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया की नज़र में वो महात्मा नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में थी। ये ये मेरे प्रेम की समाधि है। मतलब अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं तो ये ऐसा है जैसे कुंवर ने अपना एक निजी ताजमहल बना लिया हो, बहुत सही तुलना की आपने। है ना? लेकिन एक ऐसा ताजमहल जिसे समाज प्यार का नहीं, कलंक का प्रतीक मानता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि समाज अक्सर किसी इंसान के अतीत के आधार पर उसके प्रेम की पवित्रता को इतनी आसानी से खारिज क्यों कर देता है? देखिए, अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें, तो समाज हमेशा एक ढांचा चाहता है, नियंत्रण चाहता है। सही बात है। समाज के लिए एक तवाइफ का प्रेम केवल वासना या मजबूरी हो सकता है। अगर वो उसे सच्चा प्रेम मान लें, तो उनकी नैतिकता के पूरे ढांचे पर सवाल खड़े हो जाएंगे। जो वो होने नहीं देंगे। बिल्कुल। कुंवर का चरित्र यहाँ इसलिए बहुत गहरा है क्योंकि वो समाज के परवाह ही नहीं करते। उन्होंने इस तथाकथित कलंकित रिश्ते में भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता ढूंढ ली है। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम किसी सामाजिक ठप्पे का मोहताज नहीं होता। क्या बात है! मतलब कुंवर साहब को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एकदम सही। वो उस दौर से आगे निकल चुके हैं। तो यहीं से कहानी में वो पीढ़ियों का और विचारधाराओं का टकराव शुरू होता है। कहानी में एक आयोजन का जिक्र है, एक दावत होती है कुंवर साहब के यहाँ। हाँ, सुलोचना और रामेंद्र के विवाह को लेकर। शायद। अब रात के 10 बज जाते हैं और कोई भी मतलब जो सम्मानित व्यक्ति कहलाते हैं समाज के, वो वहां नहीं आते। एक तरह का सामाजिक बहिष्कार। बिल्कुल। अब ये देखकर रामेंद्र आग बबूला हो जाता है, उसका खून खोल उठता है। वो कहता है कि मैं समाज सुधार का राग अलापने वाले इन पाखंडी लोगों के घर जाऊंगा और इनकी बखिया उधेड़ दूंगा। गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, युवा खून है ना। हाँ। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुंवर साहब बिल्कुल शांत है, मतलब चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो कहते हैं कि अगर अपना दिल गवाही दे कि काम बुरा नहीं है, तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। और वो रामेंद्र से कहते हैं कि ये सारा खाना गरीबों में बांट दिया जाए। मैं इसे आज के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जोड़कर देखता हूँ। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? मतलब इंटरनेट पर तो लोग समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल जिंदगी में पुरानी रूढ़ियों से बंधे रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि रामेंद्र इस तिरस्कार पर इतना आक्रामक क्यों हो रहा है, और कुंवर साहब इतने शांत कैसे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो रामेंद्र युवा आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया बदलना चाहता है। हाँ, वो दुनिया को बदलना चाहता है, पर उसका गुस्सा असल में समाज के लिए नहीं है। तो किसके लिए?
उसके निजी अपमान के लिए। अच्छा। देखिए, रमेंद्र को लगता है कि वो बहुत आधुनिक है, पढ़ा लिखा है, समाज ने उसे कैसे नकार दिया, उसके अहंकार पर चोट लगी है, जबकि कुंवर ने एक ठहराव पा लिया है। उन्होंने अपने अहंकार को मार दिया है। बिल्कुल, कुंवर जानते हैं कि असली स्वीकृति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आपका मन साफ हो तो बाहर का शोर आपको विचलित नहीं करता। और कुंवर ये कीमत बहुत पहले चुका चुके हैं। जी, इसीलिए वो खाना गरीबों में बांटने की बात करते हैं। उन्हें तथाकथित उच्च वर्ग की मोहर नहीं चाहिए। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि रमेंद्र के इस खोखले आदर्शवाद की तुरंत परीक्षा हो जाती है। उसी रात, है ना? हाँ, दावत के बाद सुलोचना को बधाई देने के लिए वेश्याओं का एक दल आ जाता है। जिसमें जोहरा की भतीजी गुलनार भी है। बिल्कुल। अब वो तो सुलोचना की रिश्तेदार हैं, लेकिन ये देखकर रमेंद्र का जो रूप सामने आता है वो हैरान करने वाला है। वो उन्हें पतित मानता है। वो चीख कर कहता है ना कि मैं इस विष को अपने घर में नहीं फैलने दूंगा। हाँ, विष मतलब जहर। हम्म। जिस समाज के दोहरेपन पर वो अभी चीख रहा था, अब वो खुद वही बन गया है। कुंवर साहब उसे कड़ी फटकार लगाते हैं। ये कहानी का बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। पर एक मिनट, मैं यहाँ रामेंद्र के दृष्टिकोण से एक काउंटर आर्गुमेंट रखना चाहूंगा। जी, बताइए। क्या रामेंद्र का ये सोचना गलत है कि वो अपने घर को एक ऐसे माहौल से बचाना चाहता है जिसे वो नकारात्मक मानता है? मतलब क्या अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय करना पाखंड है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन रामेंद्र की समस्या ये है कि वो उन कारणों को नजरअंदाज कर रहा है जिन्होंने उन औरतों को वेश्या बनने पर मजबूर किया। परिस्थितियां। बिल्कुल, कुंवर साहब उसे यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बुराई मजबूरी से जन्म लेती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि उसे मजा आता है, बल्कि जरूरत उसे मजबूर करती है। हाँ, ये लाइन बहुत ही इम्पैक्टफुल है। एनचंद असल में कुंवर के माध्यम से अपराध और वेश्यावृत्ति के सामाजिक और आर्थिक कारणों पर प्रहार कर रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स। सही कहा। रमेंद्र का पाखंड ये है कि वो सुलोचना को तो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, साफ सुथरी है, लेकिन जिन परिस्थितियों ने उसकी माँ को वो बनने पर मजबूर किया, उसे वो घृणा से देखता है। मतलब उसे फल तो चाहिए, पर जिस गंदी मिट्टी में वो पेड़ उगाए उससे उसे नफरत है। एकदम सटीक उदाहरण। और कुंवर उसे आईना दिखाते हैं कि तुमने भी इन स्त्रियों के साथ अभी वही व्यवहार किया है जो कुछ देर पहले उन समाज के ठेकेदारों ने तुम्हारे साथ किया था। उफ, मतलब मुंशी प्रेमचंद ने इंसान के नब्ज पकड़ लिया यहाँ। हम कैसे अपने सुविधानुसार अपने सिद्धांत बदल लेते हैं। और मजे की बात देखिए, रमेंद्र खुद उसी समाज का हिस्सा है जो इन महिलाओं का शोषण करता है और फिर तिरस्कार भी करता है। सही बात है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। द व्हील ऑफ टाइम, समय का क्रूर चक्र। हाँ, कहानी का अंतिम और सबसे मार्मिक दृश्य। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां वो दो कब्रें हैं। जी, लेकिन अब परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। जोहरा की वो कब्र जिसे कुंवर साहब ने 15 सालों तक आंसुओं से सींचा था, अब उस पर लंबी घास उगाई है। उसका चूना गिर गया है, वो पूरी तरह से उपेक्षित है। कोई उसे देखने वाला नहीं है। लेकिन उसी के बगल में एक दूसरी नई कब्र बन गई है, और ये कब्र बहुत साफ सुथरी है, फूलों की बेलों और गमलों से सजी है। ये दृश्य बहुत कुछ कह देता है। और शाम के समय एक आदमी अपनी 3-4 साल की बच्ची को गोद में लिए वहां आता है। वो नई कब्र को अपने रुमाल से साफ करता है, उस पर सुगंध छिड़कता है। और वो छोटी बच्ची? वो पास ही तितलियां पकड़ रही है। मतलब ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सुलोचना की मृत्यु हो चुकी है। और वो आदमी रामेंद्र है। हाँ, रामेंद्र अब उसकी कब्र की देखभाल कर रहा है। तो इस सब का अर्थ क्या है? कुंवर का वो जोहरा के प्रति अमर प्रेम कहाँ गया? वो तो समय की धूल में खो गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। कैसे? देखिए, कुंवर का प्रेम जो कभी अमर लगता था, आज उपेक्षित है। रामेंद्र अब उसी रास्ते पर है जिस पर कभी कुंवर थे। वो भी एक अमर प्रेम का स्मारक बना रहा है। बिल्कुल। ये दृश्य मानवीय भावनाओं की क्षणभंगुरता को दर्शाता है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ इमोशंस। इंसान सोचता है कि उसकी भावनाएं शाश्वत हैं, लेकिन समय किसी भी भावना को अमर नहीं रहने देता। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, एक मौसम जाता है और दूसरा आता है, वैसे ही इंसानी जुनून भी अपना केंद्र बदल लेता है। जी, और वो बच्ची जो तितलियां पकड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है
मौत और दुख के बीच भी प्रकृति अपना काम करती है। मतलब रामेंद्र के इस भारी दुख से उस बच्ची को या प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन रामेंद्र की सजाई ये नई कब्र भी ज़ोहरा की कब्र की तरह घास में छिप जाएगी। ये एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। जी, क्या हमारा प्रेम, हमारे उसूल और हमारे जुनून वास्तव में शाश्वत होते हैं, या वे केवल हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों का, हमारे अकेलेपन का प्रतिबिंब होते हैं जो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं? बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है ये। क्या हम सभी जाने अनजाने ही सही किसी न किसी पुरानी कब्रों को भूलकर बस एक नई कब्र सजाने में लगे हुए हैं? मुझे लगता है श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।